हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कैट 2022 स्लॉट 3 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको इसके थ्रू मैं समझाऊंगा कि कुछ डेटा जो एग्जाम में गिवन होता है कई बार वो इरेलेवेंट भी होता है, जो पूछा गया है उसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो क्वेश्चन है हमारे पास, 2 cars ट्रैवल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस at constant speeds to meet each other after starting at the same time they take 1.5 hours if they travel towards each other। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको कि यहाँ पे लेट्स से दिस कार इज A, दिस कार इज B एंड लेट्स अज्यूम दैट B इज स्लोअर, ठीक है ना, एंड ये स्पीड ऑफ A है, ये स्पीड ऑफ B मान लिया मैंने। क्वेश्चन में कहा है दे टेक 1.5 hours इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, सो दे टेक 1.5 hours। 1.5 hours उनको लगते हैं व्हेन दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शंस, बट 10.5 hours इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। और जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, मैंने माना है कि बी स्लोअर है और आपस में मिलने वाले हैं तो ऑब्वियसली ए की स्पीड ज़्यादा होगी, और मैंने जब ये माना है कि बी स्लोअर है और टाइम गिवन है कि उनको 10.5 hours लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 10.5 hours और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो 1.5 hours, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द स्लोअर कार इज 60 km/h, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बी इज ऑल्सो गिवन विच इज 60 km/h। दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर बाय द स्लोअर कार व्हेन इट मीट्स द अदर कार व्हाइल ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। जब वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो हमको निकालना है कि जो स्लोअर कार है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी, तो इतना सारा डेटा गिवन है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्वेश्चन में ये गिवन है कि स्पीड ऑफ बी गिवन है एंड दे मीट आफ्टर 1.5 hours, सो ऑब्वियसली डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड स्पीड इज 60 एंड टाइम इज 1.5 hours। दैट इज द ओनली थिंग आस्क्ड। तो ये सब देने की जरूरत ही नहीं कि आपको जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इतना टाइम लगता है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी स्पीड विच इज 60 एंड टाइम टेकन बिकॉज दे आर मीटिंग इन 1.5 hours, सो स्पीड इनटू टाइम विच इज इक्वल टू 90। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा स्लोअर कार यानी बी का वो होगा 90। दैट इज द ओनली थिंग आस्क्ड इन दिस। तो अदर डेटा इज टू जस्ट कंफ्यूज you may use form many equations but is not required at all. So correct answer here will be 90 km। बहुत ही easy question। Next, Neetu has an initial capital of 20,000. Out of this she invests 8,000 at 5.5% in the bank. A then rupees 5,000 at, अच्छा उसने क्या किया है कि अलग अलग अमाउंट को अलग अलग रेट से अलग अलग प्लेस पे इन्वेस्ट किया है, ओके और उसके बाद ईच रेट बीइंग सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, तो उसने 8,000 रुपीज़ किया 5.5% के हिसाब से बैंक ए में, 5,000 किया 5.6% के हिसाब से बी में, एंड देन द रिमेनिंग अमाउंट एट X% इन बैंक सी, ईच रेट बीइंग सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम from these investment is equal to 5% of the total initial capital. If she had invested the entire initial capital in bank C, then her annual interest income in rupees would have been। ये तो बहुत ही easy question लग रहा है कि 8,000 उसने 5.5% से किया, तो 8,000 into 5.5% डिवाइड बाय 100, सो इससे इंटरेस्ट इनकम कितना आ जाएगा, 44 रुपीज, ठीक है ना, 8,440 रुपीज, ठीक है ना, तो ये हो गया 440 रुपीज। दूसरा है मेरे पास 5,000 रुपीज 5.6% के हिसाब से, ये आ जाएगा मेरे पास 280 रुपीज, ठीक है ना। अब उसके पास अमाउंट कितना बचा 20,000 में से, 20,000 में से 8,000 तो ये गया और 5,000 ये गया, 30,000 गया,
13,000 गया तो बचा उसके पास 7,000। 7,000 उसने इन्वेस्ट किया है x% के हिसाब से, ठीक है ना, C में, और उससे इंटरेस्ट इनकम कितना आएगा, डिवाइड बाय 100 किया मैंने, ठीक है ना। तो 7,000 इंटू एक्स, एक साल का इंटू 1 तो हो ही जाएगा वो, डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया मेरे पास 70x, ठीक है ना। तो हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, तो ये मेरे पास टोटल इंटरेस्ट इनकम कितनी हो जाएगी उसके पास, 70x, तो ये आ गया प्लस 440 प्लस 280, ये टोटल इंटरेस्ट इनकम इज इक्वल टू 5% ऑफ इनिशियल कैपिटल, ये बराबर होता है इंटरेस्ट इनकम के। एनुअल इंटरेस्ट इनकम कमिंग फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5% ऑफ इनिशियल कैपिटल। सो इनिशियल कैपिटल कितनी है 20,000, इसका 5% इज 1,000, ठीक है ना, 5% इज 1,000, करेक्ट है, ठीक है। तो मेरे पास 70x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 1,000 माइनस, ये ऐड करके हो जाएगा 720, ठीक है, विच इज इक्वल टू 280। एक्स की वैल्यू आ गई 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4, यानी कि उसने 4% से बैंक सी में लगाया है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अगर शी हैड इन्वेस्टेड हर एंटायर कैपिटल इन बैंक सी, उसने सारी कैपिटल अगर बैंक सी में लगा दी होती, देन हर एनुअल इंटरेस्ट इनकम वुड हैव बीन, तो एंटायर कैपिटल कितनी थी उसकी 20,000। सो 20,000 को अगर उसने 4% से लगाया होता, सो 20,000 को 4% से लगाया होता तो कितना आता, 200 इंटू 4 विच इज 800, तो 800 आंसर। अगर 20,000 रुपए को उसने 4% से लगाया होता तो एक साल में कितना इंटरेस्ट आता, तो 20,000 का 4% कितना होता है 800, तो मेरे पास 800 रुपीज इंटरेस्ट आया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हमने, जो टोटल अमाउंट था उसको जिस रेट से इन्वेस्ट किया था वो निकाल लिया, और कंडीशन गिवन थी कि जो 3 इन्वेस्टमेंट उसके अलग अलग थे उनसे जो इंटरेस्ट आया होगा वो उसका टोटल जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया 20,000, उसका जो 5% से इंटरेस्ट आया होता उसके बराबर होता, वो हमने कर दिया। एक्स की वैल्यू आ गई 4%, एक्स की वैल्यू 4% आने के बाद ये गिवन है यहाँ पे कि अगर उसने सारा जो इनिशियल प्रिंसिपल था, उसका इनिशियल कैपिटल था, उसको अगर 4% से लगाया होता तो कितना इंटरेस्ट आता, तो 20,000 का 4% विच इज इक्वल टू 800 विल बी माय, ठीक है। चलिए, the arithmetic mean of all the distinct numbers that can be obtained by rearranging the digits in 1421 including itself is the arithmetic mean of all the distinct numbers। इसका मतलब अर्थमेटिक मीन का मतलब जितने भी नंबर बनेंगे उन नंबर का पहले तो मुझे सम निकालना होगा, और सम निकालने के बाद डिवाइडेड बाय द नंबर्स, कितने नंबर बनेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट नंबर्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स इन 1421 इंक्लूडिंग इटसेल्फ। तो मेरे को सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि टोटल नंबर्स कितने बनेंगे। तो टोटल नंबर्स निकालने के लिए तरीका, टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय रिपीट कितना हो रहा है 1 हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 विच इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 12। इसका मतलब टोटल जो नंबर्स बनेंगे मेरे पास वो बनेंगे मेरे पास 12 नंबर्स, ठीक है ना, ताकि उनमें डिस्टिंक्ट नंबर्स यानी जो 4 डिजिट के ही बनेंगे और रिपीट नहीं होंगे, मतलब इन चारों से ही बनेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये 12 नंबर्स बनेंगे, ये जो 12 नंबर्स बनेंगे इस तरह से बनते जाएंगे मेरे पास जो 12 नंबर्स, ठीक है ना, एंड सो ऑन। आप उसमें एक चीज ऑब्जर्व करना, 1421 4 डिजिट है मेरे पास, ये वाला 1 आएगा 3 बार, 4 आएगा 3 बार, 2 आएगा 3 बार और 1 आएगा 3 बार, ठीक है ना भाई। ये मैं जब 12 नंबर्स बनेंगे, अब उन 12 नंबर्स की अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो मेरे पास 1 जो है वो भी 3 टाइम्स आएगा, 4 2 टाइम्स आएगा, 1 3 टाइम्स आएगा, 4 3 टाइम्स आएगा, 2 3 टाइम्स आएगा और 1 3 टाइम्स आएगा। कहने का मतलब है जो 1 है वो तो 6 टाइम्स आ रहा है, 4 3 टाइम्स आ रहा है और 2 3 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब जो यूनिट डिजिट हम क्या कर रहे हैं, जो 12 नंबर्स बने हैं ना, उन 12 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं।
सो नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं आप, सबसे पहले यूनिट डिजिट को ऐड करते हैं। तो यूनिट डिजिट में मैं देखूंगा जब टोटल 12 नंबर्स बन रहे हैं तो ऑब्वियसली इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 4 मेरे पास 3 टाइम्स आएगा, 2 मेरे पास 3 टाइम्स आएगा और 1 मेरे पास 6 टाइम्स आएगा। 1 6 टाइम्स क्यों आएगा, सपोज ये डिजिट मेरे पास डिफरेंट होती, लेट्स से ये 3 होती, फॉर एग्जांपल ये 3 होती मेरे पास, तो ये चारों डिजिट 3 बार आते, तब मेरे पास 12 नंबर्स हो जाते। अब यहाँ पे 3 नहीं है, 1 है, इसका मतलब ये वाला 1 3 टाइम्स, ये वाला 1 3 टाइम्स, तो कह सकता हूं मैं 1 मेरे पास 6 टाइम्स आएगा। तो मेरे पास अगर 1 6 टाइम्स आएगा तो यूनिट डिजिट का सम कितना हो गया, 1 मेरे पास आया 6 टाइम्स, ठीक है, प्लस 1 मेरे पास 6 टाइम्स आया, 4 मेरे पास 3 टाइम्स आया, 4 मेरे पास 3 टाइम्स आया, प्लस 2 मेरे पास 3 टाइम्स आया। भाई 2 3 टाइम्स आएगा, 4 3 टाइम्स आएगा और 1 6 टाइम्स आएगा। तो यूनिट डिजिट का सम कितना आएगा मेरे पास, 6 प्लस 12 प्लस 6 विच इज 24। कितना सम आएगा मेरे पास, 24, ठीक है ना। तो मेरे पास सम आ गया 24। अब 24 तो आएगा नहीं, तो मेरे पास क्या आएगा, 4 यहाँ पे आएगा यूनिट डिजिट। कैरी फॉरवर्ड कितना आ जाएगा, 2, ठीक है ना। 1 इंटू 6 6, 12 6, तो ये हो गया मेरे पास 24। यहाँ पे बचेगा मेरे पास 4, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2। अब 2 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सम तो मेरे पास 24 ही आएगा, कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा 2, तो 24 और 2 6, कैरी फॉरवर्ड अगेन 2, 24 और 2 26 का 6 बचेगा 2, यहाँ पे आएगा 24 और 2 26, ठीक है। सो 2 6 6 4, ये मेरे पास आएगा sum of all the numbers which can be formed, sum of all the numbers which can be formed using the digit 1421, ठीक है ना। अब मुझे निकालना था इनका अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब सम निकाल लिया मैंने, 2 6 6 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने बन रहे थे मेरे पास, 12। तो सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जितने बन रहे हैं ये मैंने निकाल लिया, और ऐसा करके जो आंसर आएगा वो मेरे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ये देखते हैं, 12 इंटू 2 24 2 2 2, ठीक है ना। 12 से किया 24, 2 टाइम्स 12 टू 24 टू 24, 2 सॉरी 4 टाइम्स 2, तो मेरे पास बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। आप चाहो तो कैलकुलेटर भी यूज करते हो, अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन जल्दी करनी है तो 2 6 6 4 डिवाइडेड बाय 12 इज 4 टाइम्स 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास आंसर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं दोबारा बताता हूँ क्या किया है हमने। हमसे क्वेश्चन ने पूछा था द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट नंबर्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स इन 1421 यानी 1421 इंक्लूडिंग इटसेल्फ इज। तो हमें टोटल नंबर्स निकालने थे, टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं 1421 से, राइट, और उसके बाद उनका सम निकालना है, और सम निकालने के बाद डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं वो। तो यहाँ पे हमारा पास फॉर्मूला होता है, कितने डिजिट्स है मेरे पास 4, तो फैक्टोरियल 4, और रिपीट हो रहा है 1 2 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 24 फैक्टोरियल 4 इज 24 डिवाइडेड बाय 2 12 आ गया मेरे पास, नहीं टोटल नंबर्स तो मेरे पास 12 बनेंगे, तो टोटल नंबर्स 12 यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब मुझे निकालना था सम कितना बनेगा इनका। तो भैया जब मेरे पास 12 नंबर्स आएंगे तो मेरे पास 1 आएगा 6 टाइम्स, 4 आएगा 3 टाइम्स एंड 2 आएगा 3 टाइम्स। यहाँ पे भी इसी फॉर्मेट में आएगा, 1 आएगा 6 टाइम्स, तो यूनिट डिजिट का सम 1 इंटू 6 प्लस 4 आएगा 3 टाइम्स, 2 आएगा 3 टाइम्स, तो मेरे पास सम आया यूनिट डिजिट का 24, तो यहाँ पे आ गया 4, कैरी फॉरवर्ड 2, सिमिलर यहाँ भी 24 आएगा, कैरी फॉरवर्ड 2 6, फिर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड 2 26, कैरी फॉरवर्ड 2, अब ये लास्ट है मेरे पास, कैरी फॉरवर्ड आगे जा नहीं सकता है, तो 24 प्लस 2 26, तो ये मेरे पास जो आएगा ये मेरे पास टोटल सम आ जाएगा मेरे पास। अब ये टोटल सम आ गया मेरे पास, यहाँ पे टोटल सम आ गया डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर्स फॉर्म, तो मेरे पास 12 से डिवाइड कर दिया, तो 2 2 2 2, ये मेरे पास आंसर आ गया है जो इसका अरिथमेटिक मीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज द मीडियंस BD and CE of a triangle ABC intersect at point O. If the area of triangle ABC is 108 square centimeter, then the area, एक बार ट्राइंगल बना लेते हैं तभी ये चीज समझ में आएगी। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा गया है। Suppose the median BD and CE. Suppose the median BD and CE, पहले ट्राइंगल बनाया,
ट्राइंगल ए बी सी, मीडियंस बी डी, बी डी इसका मतलब ये मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लिया तो ये बी डी, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये मिड पॉइंट है डी, एंड सी इज मीडियन, सी इज मीडियन, सी इज मीडियन, लेट्स से सी ई, तो ये भी मिड पॉइंट होगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई है, सी इज मीडियन, और ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये मीडियंस ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 108, ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 108, ठीक है ना, 108 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ईओडी, ये वाले ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, ठीक है ना, कौन सा ट्राइंगल का, ईओडी, इस वाले ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, राइट, ओके ओके ओके, और गिवन है मुझे इस वाले एंगल ट्राइंगल का एरिया, देखो मुझे ए बी सी का एरिया गिवन है, पहली चीज, और ए ई डी का एरिया मुझे निकालना है। एक काम करते हैं, एक मीडियन और ड्रॉ करते हैं, राइट, लेट्स से एफ, ये पॉइंट दे दिया मैंने, ठीक है। अब तीन जो मेरे पास मीडियन है, सॉरी जो तीनों मीडियन हो गई मेरे पास, ये तीनों मीडियन, ये मुझे पता है कि ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2, ये पूरा पार्ट एक ही है, ए ई ओ ए, ठीक है ना, ये पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 2 होगा, एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाला एरिया एक एरिया होगा, ठीक है ना, सिमिलरली मेरे पास जो, ये मैं लाइन बना दूं अगर, ठीक है, और उसके बाद मैं कहूं कि ये एरिया दूसरा एरिया होगा, ठीक है, सिमिलरली मेरे पास 1 2 और ये वाला पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ट्राइंगल जो है, ये वाला तो नहीं अभी, ये वाला पूरा एरिया एक होगा। भाई कहने का मतलब ये है सिर्फ इतना सा कि जो तीन मीडियन होती हैं, वो तीन मीडियन ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो मैं कहता हूं कि ये 6 इक्वल पार्ट जो हमने डिवाइड किए हैं, तो 6 इक्वल पार्ट में दिस इज 1, दिस इज 2, 3 4 5 एंड 6, ये इक्वल पार्ट्स हैं। अब अगर ये इक्वल पार्ट्स हैं, अब अगर ये इक्वल पार्ट्स हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, ये अगर इक्वल पार्ट्स हैं सो इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो 6 पार्ट्स का एरिया मेरे पास अगर 108 है तो एक पार्ट का एरिया होगा 108 डिवाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 18, ठीक है ना। भाई ये मीडियन जो है, तीन मीडियन ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, तो मेरे पास अगर एक पार्ट का एरिया 18 आएगा मेरे पास, तो ये दो जो पार्ट हो गए, भाई एक पार्ट का एरिया 100 डिवाइड बाय 6 18 आ गया, तो 18 आ गया, तो एक पार्ट का एरिया 18 हो गया, इन दो पार्ट का कितना आ जाएगा भाई, 1 + 2 का एरिया कितना हो जाएगा, 1 + 2 का हो जाएगा 18 × 2 विच इज इक्वल टू 36, यानी कि मेरे पास ये वाला एरिया आ गया, ठीक है। अगर इस वाले एरिया में से मैं ये वाला एरिया घटा दूं, ये वाला, तो मेरे पास ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। मेरे पास जो एरिया आया है, एरिया ऑफ AEOD, AEOD का जो एरिया आया है वो आया है मेरे पास 36। AEOD ये जो आ रहा है मेरे पास एरिया, ये 18 + 18 ये आ गया मेरे पास 36। व्हाट आई एम सेइंग इज, इस 36 में से अगर मैं ये वाला एरिया निकाल पाऊं, AED एरिया AED, अगर ये मेरे को पता चल जाए एरिया ऑफ AED, तो इसका मतलब इस टोटल एरिया में से AEOD में से अगर मैं ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा विच इज
ई ओ डी, ये वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, वही मुझसे पूछा गया है, ट्राइंगल ईओडी का एरिया मुझसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब मैं इसका एरिया कैसे निकालूं, इसके लिए एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, ये मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट है। जब किसी भी ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है, जब किसी भी ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है और उससे जो लाइन बनती है वो तीसरी लाइन के पैरेलल और हाफ होती है, पैरेलल और हाफ होती है, यानी कि जो इसकी लेंथ होगी उसकी हाफ ये वाली लेंथ होगी, उसकी हाफ ये वाली लेंथ होगी। ये मिड पॉइंट है मेरे पास और ये लेंथ मेरे पास हाफ होगी इस वाले की, ठीक है ना। सो दिस लेंथ, दिस साइड लेंथ विल बी हाफ ऑफ दिस लेंथ, क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ट्राइंगल में किसी भी साइड के अगर दो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है तो जो साइड फॉर्म होती है ट्राइंगल में, वो वाली लेंथ जो होती है उसकी, वो उसकी जो तीसरी ट्राइंगल की साइड होती है उसके पैरेलल और हाफ होती है। तो ईडी जो होगी मेरे पास विल बी हाफ ऑफ बीसी, जो मेरे पास ईडी होगी दैट विल बी हाफ ऑफ बीसी, पहली चीज। दूसरी, ईडी विल बी पैरेलल टू बीसी, ईडी विल बी पैरेलल टू बीसी, तो ईडी विल बी पैरेलल टू बीसी एंड ईडी विल बी हाफ ऑफ बीसी, ये यहां पे कंडीशन आ जाएगी। अब देखो, जब दो ट्राइंगल हो गए मेरे पास, ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल कॉमन होगा, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल पहली बार तो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है। अब ये दोनों जब सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे मेरे पास, तो सिमिलर ट्राइंगल्स में जो एरिया का रेशो होता है, सिमिलर ट्राइंगल में जो एरिया का रेशो होता है वो उनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। एरिया का रेशो जो होता है वो पैरामीटर के स्क्वायर के, साइड के स्क्वायर के, उनके ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के, इन सब के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर इसका एरिया A1 माना मैंने और टोटल का एरिया अगर मैंने A2 मान लिया, ठीक है ना भाई, A1 अपॉन A2, A1 कौन सा एरिया हो गया मेरे पास, EOD, AED, AED, AED का जो एरिया आएगा, AED का जो एरिया आएगा और अपॉन ABC, ठीक है ना। A1 इज एरिया ऑफ AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC विल बी इक्वल टू इनकी साइड के स्क्वायर के, तो इनकी साइड का रेशो कितना होगा, 1/2, ठीक है ना। अगर ये साइड 1 होगी तो ये 2 होगी, इसकी हाफ होगी ना ये, तो 1/2 इनका रेशो होगा, उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED विल बी, AED का कितना है, ABC का कितना है मेरे पास 108 विल बी इक्वल टू 1/4, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल AED will be equal to 108 डिवाइड बाय 4 which is equal, तो क्या हुआ मेरे पास, AED का मेरे पास एरिया कितना आ गया, AED का एरिया आ गया 20। अब मेरे पास जो EOD का जो एरिया होगा, EOD का जो मेरे पास एरिया होगा दैट विल बी 36 माइनस 27, मेरे पास जो आंसर होगा, ठीक है ना। सो जो मेरे पास एरिया आएगा EOD दैट विल बी इक्वल टू 9, ठीक है। मैं क्वेश्चन में दोबारा क्या किया एक बार आराम से बताता हूं आपको। सपोज द मीडियन ऑफ BD CE ऑफ ए ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ABC ट्राइंगल है मेरे पास, इसका टोटल एरिया गिवन है मुझे 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। मेरे पास एक मीडियन है CE और एक मीडियन है BD, तो ये मिड पॉइंट होगा, ये मेरे पास मिड पॉइंट होगा, मैंने इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास ट्राइंगल बन गया, और ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है मेरे पास O, ये वाला पॉइंट है। मैंने तीसरी मीडियन भी ड्रॉ कर दी, तीसरी मीडियन ड्रॉ करने से ट्राइंगल मेरे को पता है 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सो मेरे पास ये जो दो पार्ट आ रहे हैं AEOD, इनका एरिया इक्वल पार्ट्स में निकालूंगा, एक पार्ट का एरिया 18 आ जाएगा, दो पार्ट का एरिया 36 आ जाएगा, यानी कि ये जो टोटल पार्ट है इसका एरिया मेरे पास 36 आ गया है। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लूँ, ट्राइंगल AED का, सो 36 माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल AED विल गिव मी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ED जो मुझे चाहिए। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकता हूं मैं, जब मैं इन दो पॉइंट को ज्वाइन करता हूं,
तो मेरे को पता है कि दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ किसी ट्राइंगल में, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और हाफ होता है। इसका मतलब इस साइड और इस साइड का जो रेशो आएगा वो मेरे पास 1/2 आएगा, पहली चीज। दूसरा, ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये कॉमन होगा। इसका मतलब ये है ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल में जो एरिया का रेशो होता है वो मेरे पास उनकी प्रोपोर्शनल साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास ये A1 मान लिया और ये टोटल एरिया 108 मुझे पता है। सो A1 जो एरिया है मेरे पास, यानी ट्राइंगल AED का जो एरिया होगा मेरे पास, वो टोटल एरिया जो होगा ABC का, उनकी साइड का रेशो कितना है 1/2, तो उनके साइड के रेशो के बराबर होगा। तो उनका जो रेशो आ गया मेरे पास ये 108, सॉल्व किया मैंने। सो ट्राइंगल AED का जो एरिया, यानी ये जो एरिया आया मेरे पास वो आ गया 27। अब ये टोटल एरिया मेरे पास 36 है, ये एरिया मेरे पास 27 है, तो ये जो बचा हुआ एरिया होगा मेरे पास वो आ जाएगा 36 - 27 = 9। सो 9 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। लेट r be a real number and f of x is equal to 2x minus r if x is greater than equal to r and is equal to r if x is less than equal to r, then the equation fx is equal to f of fx holds true for all real values of x. Quite complicated it seems. एक बार सॉल्व करने का पहले देखते हैं तो क्या करना है। फंक्शन दोबारा लिख लेते हैं कि फंक्शन में क्या गिवन है मुझे। हमको फंक्शन में गिवन है कि f ऑफ x की जो वैल्यू है वो मेरे पास 2x minus r है, 2x minus r है if x is greater than equal to r है, और ये वैल्यू बराबर है r के बराबर है if x is less than r है मेरे पास, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है कि किस कंडीशन के लिए, इन चार में से किस कंडीशन के लिए मेरे पास f ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। दो केस मेरे पास यहाँ पे ये बना है। सो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो क्वेश्चन, सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, r और x को एज्यूम कर लेते हैं दो केसेस के हिसाब से, फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि इसमें LHS और RHS आपस में बराबर आ। व्हाट आई मीन इज, लेट्स से केस 1 लेते हैं वेयर r इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 16, r इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 16, यानी ये वाला केस हुआ मेरे पास, पहला वाला हुआ ना। x की वैल्यू r से ज्यादा है, ज्यादा मान के चलते हैं। अगर x की वैल्यू r से ज्यादा है और मुझे निकालना है f ऑफ x, तो मेरे पास f ऑफ 16 मुझे निकालना होगा, ठीक है। f ऑफ 16 मैंने निकाला, f ऑफ 16, और यहाँ पे मुझे निकालना है f ऑफ 16, राइट। देखूंगा ये दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। f ऑफ 16 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, f ऑफ 16 जब देखता हूं मैं x इज ग्रेटर देन r, तो ये वाला केस लगेगा मेरे पास। और f ऑफ x की जो वैल्यू आती है वो 2x माइनस r आती है, तो 2 × 16 32 माइनस 10, 2x माइनस r, so 2 × 16 which is 32 minus 10, so 32 minus 10 is 20, 16 × 2 समझ में आया, 32 minus 10 22, so मेरे पास f ऑफ 16 की वैल्यू आ गई है मेरे पास 22, ठीक है ना। f ऑफ 2x माइनस r आएगा, 2x यानी 16 माइनस 10 22, तो यहाँ पे आया f ऑफ 16 की वैल्यू 22, ठीक है। तो ये वैल्यू 22 आ गई। f ऑफ 22, अब f ऑफ 22 कितना होगा मेरे पास, x की वैल्यू 22 अगर हो जाएगी, x की वैल्यू 22 हो जाएगी, तो f ऑफ 22 कितना हो जाएगा, 22 × 2 44, 44 माइनस 10, 44 माइनस 10 इज इक्वल टू 34। तो यहाँ पे LHS की वैल्यू आई है 22, RHS की वैल्यू आई 34, एंड दे आर नॉट इक्वल, इसका मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन r, x इज ग्रेटर देन r, ये वाली कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो दिस कैन नॉट बी आंसर। ये तो मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, x इज लेस देन r। जब x इज लेस देन r लेता हूँ, तो फॉर एग्जांपल ये r की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू मैं 6 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 6 ले लेता हूँ, तो f ऑफ 6, और मुझे निकालना होगा f ऑफ 6, राइट।
एफ ऑफ 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज लेस देन r, r की वैल्यू तो 10 ही है ना, अभी r की वैल्यू 10 ही है, f ऑफ 6 निकाल लिया मैंने, f ऑफ 6 x इज लेस देन r, तो उसकी वैल्यू r के बराबर आ रही है, तो f ऑफ 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10, f ऑफ 6 की वैल्यू 10 आएगी मेरे पास, यहाँ पे निकालनी पड़ेगी मेरे को f ऑफ 6, और f ऑफ 6 की वैल्यू मेरे पास 10 आ रही है 10, तो f ऑफ 10 की वैल्यू f ऑफ r के इक्वल हो गया, f ऑफ 10 की वैल्यू निकालनी है, f ऑफ 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगा 2 इंटू 10 माइनस, भाई r इज इक्वल टू एक्स हो गया यहाँ पे, तो r इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो 2 इंटू 10 20 माइनस 10 10 आ जाएगी मेरे पास, 10 दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब x इज लेस देन r इज करेक्ट, x इज लेस देन r जो लिया है ये केस मेरे पास सही है बिल्कुल, x इज लेस देन वाला r तो सही है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, x इज नॉट इक्वल टू r, अगर x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू r होता तो चेक कर लेंगे, बाकी x इज लेस देन r के हिसाब से ये वाला केस और तो अभी तक सही आ रहा है। अब लेते हैं मैं x इज r इक्वल मान लेते हैं, x और r इक्वल मान लेते हैं, और लेट से बोथ आर इक्वल टू 10, तो मुझे निकालना है f ऑफ 10, और यहाँ पे निकालना है f ऑफ 10, राइट। f ऑफ 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये वाला केस लगेगा इसमें x और r आपस में इक्वल हो गए, तो f ऑफ 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू 2 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 10, और f 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगेन 10 आ जाएगी, इसका मतलब ये वाला केस भी सही है, सो x इज इक्वल टू r वाला केस भी सही है मेरे पास, तो ये वाला केस भी गलत हो जाएगा, x इज इक्वल टू r भी सही है मेरे पास, और x इज लेस देन r भी सही है, तो x इज लेस देन r भी सही है, और मेरे पास x इज लेस देन इक्वल टू r भी जो है ये वाला आंसर है, ठीक है ना। आई रिपीट वाई डन, देखो इतना कॉम्प्लिकेट केस था, fx गिवन है और fx की कंडीशन गिवन है, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप केसेस मान लो, एक बार मान लिया x इज इक्वल टू r, एक बार मान लिया x इज ग्रेटर देन r, एक बार मान लिया x इज लेस देन r, फिर जहाँ पे जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी आंसर निकाल लेंगे। ये कंडीशन गिवन थी हमसे, और पूछा था कि ये कंडीशन कब होल्ड ट्रू होगी, मतलब व्हेन दिस कंडीशन विल बी ट्रू, दिस इज आस्क्ड। तो यहाँ पे x इज सबसे पहले केस लिया हमने, r की वैल्यू 10 मान ली, सपोज मैंने r की वैल्यू 10 मान ली, और x इज ग्रेटर देन r माना, तो x की वैल्यू 16 मान ली, दोनों की वैल्यूज को पुट करके देखा मैंने, तो यहाँ पे मैंने देखा ये वाले केस में ये वाला केस हो गया, यहाँ पे मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज 22 एंड राइट हैंड साइड इज 34, आई मीन बोथ आर नॉट इक्वल, अलग अलग x और r के लिए ये वैल्यू अलग अलग आएंगी, बट मेरा पॉइंट ये क्या ये LHS और RHS इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये वाला केस तो नहीं हो सकता, जब ये वाला केस नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये वाला केस भी नहीं हो सकता, और ये वाला केस भी नहीं, ये वाला केस बचेगा और ये वाला केस बचेगा। फिर भी मैंने क्रॉस चेकिंग के लिए x इज लेस देन r पे ले लिया, तो r तो मैंने सेम ही रखा 10, x की वैल्यू 6 कर ली, x की वैल्यू 6 करके देखा तो मैंने LHS और RHS आपस में इक्वल आ रहे हैं, फिर तीसरा केस मैंने x इज इक्वल टू r करके देख लिया, तो मैंने देखा कि फिर भी LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, तो क्रॉस चेक कर लें, यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, तो x इज लेस देन इक्वल टू r जो होगा वो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, और कैसा लगा आपको, जस्ट प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।